वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वॉचिंग रिफ्लेक्टिव गुरु। तो अभी इस चैनल पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसके जितने भी हमारे मेजर कंसेप्ट्स हैं वो हम सब कवर कर चुके हैं। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड इसकी थ्योरी शुरू करेंगे, जिसमें कि हम पहली थ्योरी कवर कर रहे हैं, वो है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो इस वीडियो में हम पियाजे की मेन टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे जो जो उन्होंने दी थी अपनी थ्योरी के दौरान, और अगली वीडियोस में हम उनकी स्टेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर टॉपिक लिख लेते हैं, पियाजेस थ्योरी। देखिए, पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो। देखिए, थ्योरी अपने आप में कोई भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इनकी थ्योरी ने हमें बहुत कुछ हद तक चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने में मदद की है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया। इन्होंने अपने बच्चों पर ही सबसे पहले ऑब्जर्वेशन चालू की कि एक बच्चा किस प्रकार से डेवलप होता है, किस प्रकार से उसकी थिंकिंग काम करती है, वो बड़े होते होते उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जानते हैं कि पियाजे ने आखिर अपने बच्चों को बड़े होते देखा, या फिर उन्होंने बाद में और भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने बच्चों के बारे में आखिर क्या जाना वो समझते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने जानी वो यह है कि एक बच्चा है, उसके अंदर सीखने की क्षमता ऑलरेडी होती है। जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। क्या मतलब है कि जो चिल्ड्रन हैं वो कैपेबल होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी वो क्षमता होती है कि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। ये देखिए, यहां पर वर्ड आता है कंस्ट्रक्ट। उन्होंने वर्ड दिया कि बच्चा जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। देखिए, जब हम बच्चे को एनवायरनमेंट में उसका एक्सपोजर देंगे तो अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट करेगा और उन चीजों से वो सीखेगा, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। इसलिए जो पियाजे है वो मानता है कि बच्चा एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो अपनी नॉलेज को खुद ही अपने सक्रिय रूप से उसको कंस्ट्रक्ट करता है। देखिए, पियाजे ने खुद को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट की संज्ञा दी। मैं यहां पर लिख देता हूं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। इसका मतलब जानते हैं कि ये क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट वह इंसान होता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि हाउ वी नो थिंग्स, यानी कि एक इंसान को चीजों का पता कैसे लगता है। तो इस वर्ड को जोड़िए, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, यानी पियाजे ने यह जानने की कोशिश की कि एक बच्चा है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो अपनी चीजों को सीखता कैसे है, यानी कि जो हाउ का आंसर है वो उन्होंने जानने की कोशिश की। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट की संज्ञा दी। अब यह थ्योरी करते करते उन्होंने कुछ टर्म्स को इन्वेंट किया, जिसमें से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी टर्म है वो है स्कीमा। देखिए, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक टाइप का मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर उन्होंने यह बताया कि स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसके के अंदर एक व्यक्ति या एक बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। देखिए, जो बच्चा है वो इस दुनिया में बिल्कुल ब्लैंक आता है, उसके पास किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती। वो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके या दूसरों को देखकर वो तभी कुछ सीखता है। जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है वो यह देखता कि अच्छा, मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट करता है। या फिर कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए कि उसने सबसे पहले अपनी मदर को देखा, मान लीजिए उसने सबसे पहले अपनी मदर को देखा, तो उसके अंदर एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर उसकी मदर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी मदर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे। यानी कि उसकी मदर के नाम का उसके माइंड में एक स्कीमा बन गया, और उस स्कीमा के अंदर उसके जितने भी उसकी मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनके हेयर कैसे हैं, उनकी आईज कैसी हैं, वो दिखती कैसी हैं, उनका लव एंड अफेक्शन का तरीका कैसा है, यानी कि जितनी भी सारी चीजें हैं वो एक स्कीमा के अंदर स्टोर हो गई। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए बच्चा बड़ा हुआ, उसने एक चेयर देखी, तो वो ये देखेगा, वो सबसे पहले उसका एक मेंटल स्ट्रक्चर बनेगा, एक नया स्कीमा बनेगा, उसके अंदर वो उस स्कीमा का नाम देगा चेयर। फिर वो उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करने लगेगा कि चेयर बैठने के काम आती है, चेयर की 4 टांगे होती हैं। तो इस टाइप से हमारा ये चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि अगले उन्होंने कौन कौन से टर्म्स दिए। पियाजे ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जिसका नाम है अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन से आप समझ ही गए होंगे। अडेप्टेशन हम हिंदी में कहते हैं कि हम किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब अपने आप को ढाल लेते हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लें तो उसे अडेप्टेशन कहते हैं।
तो प्याजे का यह मानना है कि बच्चे में लर्निंग अडेप्टेशन के थ्रू ही होती है। जब बच्चा अपने स्कीमा को एक नई इंफॉर्मेशन के लिए जब वो अपने एनवायरनमेंट में बदलता है तो उसे अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि जब बच्चा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्कीमा में कुछ परिवर्तन करता है तो उसमें वो अडेप्टेशन कहलाती है और इसी के थ्रू बच्चा सीखता है। अडेप्टेशन के उन्होंने दो सब कॉन्सेप्ट्स बताए, एक एसिमिलेशन, एक है अकोमोडेशन। देखिए इसको मैं आपको दोनों को इकट्ठा समझाता हूं। मान लीजिए कि आप किसी चीज के नोट्स बना रहे हैं, मान लीजिए आप अर्थ के नोट्स बना रहे हैं, तो उन अर्थ के नोट्स को हम स्कीमा बोलेंगे। आपने अर्थ के नोट्स बनाए, हेडिंग डाली अर्थ, यानी आपके स्कीमा की हेडिंग हो गई अर्थ। उसके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके अंदर पानी कितना है, हवा कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड की। लेकिन आपको उसके अंदर एक और कोई पॉइंट ऐड करना है, यानी कि आपने कोई नया पॉइंट ऐड किया कि इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी है। आपने एक नया पॉइंट ऐड किया एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उन्हीं बने हुए नोट्स में, तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। दूसरी ओर अकोमोडेशन क्या है, मान लीजिए कि आपको अब अर्थ के बारे में नहीं, अब आपको मार्स के बारे में जानना है, तो आप क्या करोगे, उसमें से कुछ पॉइंट्स काट दोगे, अपने अपने नोट्स में से कुछ पॉइंट्स काटे, वो अर्थ की बजाय आपने उसमें मार्स के रख दिए। यानी कि आपने कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको ऑल्टर किया, उसको बदला, और आपने उन्हीं नोट्स में कुछ नए पॉइंट्स को ऐड किया, तो उसको हम अकोमोडेशन बोलेंगे। अब इसको हम और एक ज्यादा सिंप्लीफाइड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे के सामने से एक कैट गुजरी, तो वो अपनी मम्मी से पूछेगा कि ये क्या है, तो उसकी मम्मी बताए कि ये कैट है। तो बच्चा अपने दिमाग में अब एक स्कीमा बनाएगा कि अच्छा, जिसकी 4 टांगे होती हैं, 1 पूंछ होती है, उसे कैट कहते हैं। फिर क्या होगा कि यहां पर बच्चे का स्कीमा बन गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद एक दूसरे टाइप की कैट या दूसरे कलर की कैट उसके सामने से गुजरेगी। अब क्या होगा कि बच्चा फिर से अपनी मदर से पूछेगा कि ये क्या है, तो उसकी मदर बताएगी कि ये भी एक कैट ही है। तो क्या कर रहा है यहां पर बच्चा, अपने उसी स्कीमा के अंदर ये चीज ऐड करेगा कि अच्छा, कैट इस कलर की भी हो सकती है। मान लीजिए उसने पहले व्हाइट कलर की कैट देखी थी और अब उसने ब्लैक कलर की कैट देखी, तो वो यह जानेगा कि जो कैट्स है वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं। फिर मान लीजिए और 5 दिन बाद उसके पास एक कोई दूसरी ब्रीड की कैट आ गई, अब ब्रीड ही चेंज हो गई, तो फिर से पूछेगा कि ये क्या है, तो उसको फिर से बताया जाएगा कि ये भी कैट है। तो क्या हो रहा है, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी के अंदर वो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसका स्कीमा है वो और ज्यादा नॉलेजेबल बनता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है, कि एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ही कुछ और पॉइंट्स ऐड करना ताकि उस स्कीमा को और रेलेवेंट और नॉलेजेबल बनाया जा सके। अब मान लीजिए कि बच्चे ने ये सब कर लिया कि उसने कैट का स्कीमा बना लिया और उसमें एसिमिलेट भी कर दिया कि ऐसे ऐसे कलर की या ब्रीड की भी कैट हो सकती है। मान लीजिए कि बच्चे के सामने एक डॉग आता है, तो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी मम्मी देखो एक कैट आई है, लेकिन क्या वो एक कैट है? जी नहीं। अब बच्चे ने उसे कैट क्यों बोला? क्योंकि बच्चे ने अपने स्कीमा के अंदर यह बना रखा है कि जिसकी 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 1 पूंछ है और जो चारों पैरों के बल चलता है, उसको यहां पर कैट कहते हैं। लेकिन वहीं पर उसकी मदर उसे करेक्ट करेगी कि नहीं, ये कैट नहीं है। वो डॉग और कैट के बीच में उसे डिफरेंशिएशन बताएगी, वो बताएगी ठीक है डॉग बार्क करता है, या फिर उनके बीच जो भी डिफरेंसेस है वो बताएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, इस सिचुएशन में बच्चा जो उसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर उसे बदलाव करना पड़ेगा। यहां पर वो कोई नया पॉइंट नहीं ऐड करेगा, बल्कि वो बदलाव करेगा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जो उसका कैट का स्कीमा बना हुआ है उसमें वो बदलाव करेगा कि ठीक है डॉग कैट से थोड़े बड़े होते हैं, उनका जो बार्क है यानी कि जो उनकी आवाज है वो अलग होती है, बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है, ऐसे ही वो और भी ज्यादा डिफरेंसेस देखेगा, जिसकी वजह से उसे अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऑल्टर करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस को अकोमोडेशन बोला गया है। तो यही हमारे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है। उम्मीद आपको इस एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अगले कंसेप्ट को देखते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हर एक चीज में ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होती है। मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल है, उस पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, क्या आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं। या फिर आपको कुछ चीज ढूंढनी है, वो आप ढूंढ पाएंगे? नहीं। ऐसा ही हमारी माइंड में होता है, जब हमारी इंफॉर्मेशन बहुत जगह फैल जाती है तो माइंड उसे प्रोसेस करने में टाइम लेता है। तो इसी वजह से माइंड अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो अपने अंदर अलग अलग सेक्टर्स बांट देता है और उन चीजों को उसमें रखता है। मान लीजिए जैसे हमारा
का एग्जाम्पल था, उसने कुत्ते बिल्ली देखे वो रख दिए एनिमल वाली कैटेगरी में, पक्षी देखे वो रख दिए पक्षी में, गाय भैंस है वो रख दिया कैटल वाली कैटेगरी में। यानी कि उसने अपने माइंड में चीजें ऑर्गेनाइज कर दी, तो उसी चीज को पियाजे ने ऑर्गेनाइजेशन कहा है। तो एक बात और देखिए, पियाजे ने एक चीज और बोला था, पियाजे ने कहा था कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होती है। उन्होंने ये बात इसलिए कहा था, उनका मानना है कि बच्चा जब तक मेंटली रेडी नहीं होगा तब तक वो आगे चीजों को नहीं सीख पाएगा। यानी कि बच्चे का एक सर्टेन मेंटल लेवल होना चाहिए, जब वो मेंटली प्रिपेयर होगा या उसकी उतनी मैच्योरिटी होगी तभी वो लर्निंग कर पाएगा। तो पियाजे ने क्या कहा कि पहले डेवलपमेंट उसके बाद लर्निंग। जब हम आगे वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसने इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उसका उल्टा बोला है, वो हम उस थ्योरी में जानेंगे। तो आज हमने पियाजे की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाने हैं और अगली वीडियो में हम इसकी स्टेजेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।